अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे साथ पाकिस्तान से कमर चीमा साहब हैं, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप सभी उनको जानते हैं, चाहे पाकिस्तान टीवी हो चाहे इंडियन टीवी हो, चीमा साहब वहां पर होते हैं और बहुत स्ट्रांगली अपनी बात सामने रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। और इंडिया से हमारे साथ आशीष सिंह जी हैं, जो कि वहाँ पे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और आशीष को अभी बड़ा ज़बरदस्त सा शो होता है और मैंने एक दो बार मुझे भी चांस मिला कि मैं आशीष के साथ शो में थी और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच आशीष, आपके लिए भी कि आपने टाइम निकाला शो के लिए। थैंक यू। मैं सबसे पहले हम जाहिर है इंडिया पाकिस्तान की ही बात करेंगे और उसकी ही हमें बात करनी भी चाहिए। और जो चीज़ें हमारे पैनलिस्ट बताते हैं, चाहे वो पाकिस्तान से बताएं चाहे भारत से बताएं, अगर किसी किस्म का क्रिटिसिज्म होता है तो हमें उन चीज़ों के ऊपर, मैं समझती हूँ कि काम करने की ज़रूरत होती है। उस पर कोई नाराज़गी वाली बात नहीं है। कोई भी जगह जो है वो परफेक्ट नहीं है, सब जगह कुछ ना कुछ आप जानते ही हैं कि ऐसी चीजें हैं जिसपे हमें बहुत ज्यादा काम की जरूरत है, लेकिन हम उसे अवॉइड करते हैं। और जब हमारे पैनलिस्ट इसके बारे में बात करते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि डिबेट के अंदर ही लोग नाराज भी हो जाते हैं, और बाहर तो खैर होते ही है जिस किस्म की कमेंट्स आते हैं यूट्यूब और ट्विटर पे, वो तो हम सभी जानते हैं। लेकिन हमें थोड़ा सा मिच्योर होने की जरूरत है, थोड़ी सी उन चीजों के ऊपर बात करने की जरूरत है। तो बिल्कुल आज भी हम इसी तरह की बातें करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आशीष, मैं आपकी तरफ चलूंगी। आशीष, अभी एक वीडियो वायरल हुआ है कश्मीर का, जो आपकी साइड पे कश्मीर है, और उसमें एक फौजी है और वो एक जर्नलिस्ट को मार रहे हैं उनको। तो क्या आपको लगता है कि अभी भी क्या वहां पे सब हालात ठीक नहीं हुए हैं? ये वीडियो तो यही बताती है कि ये एक प्रॉब्लम वहां पे चल रहा है और सिचुएशन ठीक नहीं है। लेकिन साथ ही ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो हमें भारत से ये बताते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो फिर ये वो लिटरली मतलब लाते मार रहा है, किक्स मार रहा है उस जर्नलिस्ट को, फौजी आपका। तो ये सब क्या हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आरजू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। कमर को गुड इवनिंग और आपके सारे दर्शकों को भी मेरी तरफ से नमस्ते। देखिए, आई डोंट नो एक्चुअली जिस वीडियो का स्पेसिफिक आप जिक्र कर रही हैं वो वीडियो मैंने देखा नहीं है, नॉर आई वाज अवेयर कि दिस पर्टिकुलर विल बी वन ऑफ द सब टॉपिक्स हियर। सो बट आई बिलीव आप एक लार्जर थीम को, एक लार्जर टॉपिक को इस एग्जांपल के थ्रू टच अपॉन करना चाह रही हैं। वो बेसिकली वो है कि कश्मीर में सिचुएशन कैसी है और लॉ एंड ऑर्डर हो या फिर मिलिट्री एक्शन रिएक्शन हो। देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैं किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूं, मेरे भी कश्मीर और जम्मू दोनों जगह पर रिपोर्टर्स हैं, कैमरामैन हैं, ओबी वैन ऑपरेटर्स हैं। हम सारे नेशनल मीडिया हाउसेस के वहां पर मिनिमम वन यूनिट है विच कंप्राइजेस ऑफ एटलीस्ट 3 to 5 पीपल। सो वी नो एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग देयर। एंड मैं तो ये काउंट भी नहीं कर रहा हूँ कि हम जो डायरेक्टली फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेते हैं, कई बार जाते हैं। सो ये आप जो किसी वीडियो का जो आप जिक्र कर रही होंगी, दिस कुड हैव बीन रेयर इंस्टेंस, बट अगेन आई से कि आई डोंट नो, आई हैव नॉट सीन दिस वीडियो वेदर इट्स रीसेंट और एन ओल्ड वन, या फिर उसमें जर्नलिस्ट की कोई गलती थी या फिर ओवर रिएक्शन था, जो भी चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, पैरामिलिट्री और मिलिट्री हो, आई डोंट नो दैट। बट ये मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी सिचुएशन कहीं पे भी, दिल्ली में भी इस तरह के एक्शन या रिएक्शन मीडिया और पुलिस के बीच में कई बार हो जाते हैं। इट्स मोर सिचुएशनल एंड टेम्पररी, बट लार्जली इसको किसी तरह का थीम ड्रॉ करना और ये कंक्लूजन निकालना कि द मीडिया इज इन डेंजर इन कश्मीर, आई डोंट थिंक सो, नॉट एट ऑल। मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी वो नहीं रहा है, और जब हम हमारे जर्नलिस्ट लोगों से डायरेक्टली रिपोर्ट्स भी देखते हैं, उनसे बात करते हैं, डेली बेसिस पर हमारी इंटरेक्शंस होती है, मैंने ऐसा कभी कोई भी नहीं देखा है। स्पेसिफिकली इन रीसेंट पास्ट अगर हम बात करें तो काफी कुछ सिचुएशन इंटरनेशनल कम्युनिटीज ने भी उसे रियलाइज किया है। देखिए, कम से कम 200 प्लस एम्बेसडर्स एंड ऑनवॉयज इंडिया में जो हैं न्यू दिल्ली में, वो अभी कश्मीर पिछले कुछ महीनों में जाकर आए हैं अलग अलग बैचेस में। तो उन्होंने खुद ने भी देखा है क्या सिचुएशन है क्या नहीं है। और ऐसा नहीं है कि वो ऑनवॉयज जाके हमारे रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में रहे, वो ऑनवॉयज आ जाए दिल्ली वापस आते हैं तो वापस वो जर्नलिस्ट लोगों से भी बात करते होंगे, उनकी जो प्रेस अटैचे थे वो भी बात करते हैं। बाय एंड लार्ज एक किसी तरह का वीडियो, जो कि इस्लामाबाद में भी ऐसा इंसिडेंट हो सकता है, कराची में भी हो सकता है, दिल्ली में भी, मुंबई में भी, या फिर कश्मीर में भी। सो
by and large, it's very good in situation as it started improving a lot. In fact, अगर आप इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू देखें, कश्मीर में काफी सिचुएशन इंप्रूव हुई है, और जो बाकी चीजें हैं जो एजुकेशन और सोसाइटी लेवल पे है, वो भी अच्छे से स्टार्ट होनी शुरू हो गई है और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स उसे रिकॉग्नाइज कर रही है। बिल्कुल ठीक है, और हम यही उम्मीद करते हैं और यही चाहते हैं कि हर जगह पर अमन हो और जैसे पहले सिचुएशन थी उससे बेहतरी की तरफ ही जाए। चीमा साहब, आपसे मुझे एक सवाल पूछना है कि आपके बारे में वैसे तो खैर ये इम्प्रेशन है, सही है या गलत है वो आप जानते होंगे कि आप एस्टेब्लिशमेंट के बड़े नजदीक हैं, लेकिन अभी एक दिन पहले आपकी हंसी बता रही है कि आप हैं, अच्छा ठीक है मैं मान गई। अब मुझे ये बताइए चीमा साहब के मंजूर पश्तीन ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक की थी 2 दिन पहले, उसकी कवरेज से रोक दिया गया, मीडिया उसकी कवरेज नहीं कर पाया, और वो लोग जब भी बात करते हैं जो मंजूर पश्तीन उनकी पार्टी है, चाहे मोहसिन दावड़ हो या कुछ भी, तो उनकी बात को सामने नहीं आने दिया जाता, उनकी बात को मीडिया तक नहीं पहुंचने दिया जाता। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान कब तक इस तरह की चीजों को दबा सकेगा, कब तक लोग सच्ची बात नहीं जान पाएंगे या ये बात नहीं जान पाएंगे कि पख्तून कौमी मूवमेंट जो है वो एक हकीकत है और उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट को सॉल्व करनी चाहिए बजाय उनकी आवाज दबाने के, और ये आवाज बाहर दुनिया तक पहुंचने से क्या रोक पाएंगे ये लोग? देखें जी, आज के जमाने में, सोशल मीडिया के जमाने में, तो आवाज दबी नहीं रह सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता आवाज दबी रहे। मकबूजा कश्मीर जहां पे कर्फ्यू लगे रहे, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट रहा, 4G टेक्नोलॉजी खत्म हो गई, उनकी आवाज दुनिया में जाती रही, तो मंजूर पश्तीन जो 4G सर्विसेज एंजॉय कर रहे हैं उनकी आवाज नहीं पहुंची होगी दुनिया में। तो मैं तो इस बात को पहली बात नहीं मानता। दूसरी बात, देखें, क्या आप किसी आवाज का मेन स्ट्रीम मीडिया पे आने को ही आवाज, बड़ी आवाज समझते हैं, या वैसे किसी की आवाज नहीं होती? मैं तो समझता हूं आज के जमाने में फर्क नहीं है। आप देखें ना आरजू काजमी, आप एक चैनल पे टॉक शो होस्ट करती थी और अब आपने अपने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोला, तो आप मुझे बताओ आपकी आवाज आज ज्यादा बढ़ी है कि पहले ज्यादा बढ़ी थी? आपकी आवाज आज ज्यादा बढ़ी है, मैं आपकी मिसाल ही दे रहा हूं। सो इट मीन्स कि जो ट्रेडिशनल मीडिया है उसकी तो वो कोई, उसके तो पैरेलल चल रहा है सोशल मीडिया, ये जो अल्टरनेट मीडिया हमारा है। सो इसको मंजूर पश्तीन या बाकी, एक तो ये चीज हो गई। दूसरी बात, देखिए कोई भी ग्रुप हो, कोई भी सियासी पार्टी हो, उनको ये हक नहीं है कि वो सब नेशनलिज्म जो है उसको नेशनलिज्म से कंपीट करें और ट्रांसनेशनल नेशनलिज्म की तरफ जाएं। ट्रांसनेशनल नेशनलिज्म, ये आप समझें, आप एक सॉवरन बॉर्डर में रहते हैं तो आप अपने जो रिलेशंस हैं उसको, ये नहीं है कि जी आप अफगानिस्तान में पश्तून जो है उनके साथ मिलकर पाकिस्तान में कोई एक्टिविटी करें और यहां के लोग वहां कोई एक्टिविटी करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के फ्रेमवर्क में रह के आवाज अपनी ऊंची करें। आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, अगर ये दो इतने ही इनकी आवाजें कमजोर हैं, पहली बात तो ये है कि इनको मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये नहीं आ पाते, मैं मानता हूं ये है, ये नहीं आ पाते, ये रियलिटी है, लेकिन उनकी आवाज नहीं दबी हुई। ये मैं कहूं उनकी आवाज दबी हुई है क्योंकि वो तो नवाज शरीफ साहब भी नहीं आ सकते क्योंकि उनके ऊपर वो केसेस हैं और सारा। सो मेरा ख्याल ये है कि जो मंजूर पश्तीन और जो बाकी लोग हैं, इनको चाहिए अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करें और कौमी पैराए में रह के बात करें। जो आपका नेशनल फ्रेमवर्क है उसमें रह के अपनी आजादी की बात करें, अपनी फ्रीडम, आजादी से मुराद नहीं पाकिस्तान से आजादी, मींस के लिबर्टी की, जो सोशल राइट्स हैं, पॉलिटिकल राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, उनकी बात जरूर करनी चाहिए उनको। और अगर वो नहीं कर रहे, देखें पाकिस्तान में एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, इंटरनेशनल मीडिया, सारे तो उनको लिफ्ट करवाते हैं, सारे तो उनकी आवाज छापते हैं, लिखते भी हैं, उनकी आवाज चलती भी है, वॉइस ऑफ अमेरिका को वो इंटरव्यू देते हैं। सो अगर वो पाकिस्तान के 4 चैनल्स पे नहीं आते तो वो इंटरनेशनल चैनल्स, सो आवाज नहीं दबी हुई। हाँ, उनको अपना जो बयानिया उसमें थोड़ी नरमी पैदा करनी चाहिए। जिस तरह वो रियासती अदारों के खिलाफ गाली देते हैं, बुरी बात करेंगे, तो डेफिनेटली कौन बर्दाश्त करता है ये? मेरी फौज ने दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, तो आप अगर मेरी फौज को इस तरह की गाली देंगे तो मैं तो नहीं पसंद करूंगा। तो रियासती पैराए में रह के रियासती अदारों पे भी तनकीद करें, फौज पे तनकीद करें।
सब लोगों पे तनकीद करें, लेकिन एक पैरामीटर के अंदर रहें, उस पैरामीटर को फैलाएंगे नहीं, उससे फिर माहौल खराब होता है और जो वो एक अच्छी चीज नहीं होगी। जी बिल्कुल ठीक, लेकिन अगेन मैं वही कहूंगी कि बात अगर उनकी नहीं भी पसंद आती तब भी उनको मेरे ख्याल है मीडिया में आने की इजाजत होनी चाहिए, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी तरीके से कवरेज होनी चाहिए जैसे बाकी सबकी होती है। आशीष, मैं आपकी तरफ आऊंगी और आपसे ये पूछना है कि कोरोना के केसेस इंडिया में बढ़ते चले जा रहे हैं और दूसरी तरफ आपकी पॉलिटिकल जो रैलीज हैं वो भी उसी तरह से चल रही हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ कोरोना की बात वहां कर रही है जहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है, जहां पे कांग्रेस के लोग ज्यादा हैं वहां उनकी हुकूमत है, जैसे कि महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़। तो क्यों ये उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ इन्हीं जगहों पे कोरोना बढ़ रहा है और जहां पर बीजेपी है वहां पे नहीं है? क्या कुछ छुपा रहे हैं या ये क्या मतलब चल क्या रहा है ये सब? देखिए, आई डोंट नो आप वहां पर आपके जो व्यूअर्स हैं वो कितना फॉलो करते हैं यहाँ पे इंडिया में किस तरह से कोरोना के नंबर्स को अपडेट किया जाता है या फिर चेक किया जाता है। लेट मी टेल यू, यहाँ पे कुछ बताने और छुपाने वाली बात है नहीं। आपको it's factual, you know, the numbers talk for themselves. I don't want to get into कांग्रेस और बीजेपी उन सब चीजों पे, क्योंकि कांग्रेस रूल स्टेट्स में भी जब फर्स्ट वेव आई थी तो कहीं कोई बहुत सारे कांग्रेस रूल स्टेट थे जहाँ पे नंबर्स कम थे, कहीं बहुत सारे बीजेपी रूल स्टेट थे जहाँ पे नंबर ज्यादा थे। सो इट्स नॉट अबाउट कांग्रेस और द बीजेपी। देखिए, आप नंबर्स देखिए, नंबर्स आप स्टेट वाइज, प्रोविंस वाइज है, वो काफी कुछ निर्भर करता है कि जो प्रोविंशियल, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर है, जो एक्शंस लेने होते हैं, चाहे वो मास्क पहनने को लेकर हो, फाइन्स हो या फिर रिस्ट्रिक्शंस या फिर लॉकडाउन के अलग अलग वेरिएंट्स किस तरह से आप करते हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और इसीलिए महाराष्ट्र, पंजाब, अब तो दिल्ली में भी, जहां पर कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं है, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट है, वहां पर भी नंबर्स, जहां पे मैं अभी बैठा हुआ हूँ, वहां पर भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। केरल, जिसमें कांग्रेस की भी गवर्नमेंट उसमें अलायंस में है लेकिन लेफ्ट पार्टीज है, वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ी है। तो कांग्रेस और बीजेपी का इससे लेना देना नहीं है। इससे पहले भी कई बार बीजेपी रूल स्टेट्स में भी कई नंबर्स बढ़े थे, लेकिन ये एक पैटर्न जरूर दिख रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो एक्शन ठीक से नहीं ले रही है, या फिर उनकी जो स्टेट मशीनरी है, चाहे वो पुलिस हो या फिर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वहां पर ये नंबर्स बहुत रैपिडली बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखें तो आज ऑलमोस्ट 1 लाख विच इज 0.1 मिलियन पर डे इंक्रीज इन कोरोना केसेस, विच इज ऑलमोस्ट रीचिंग द पीक जब से पेंडेमिक आया है। ये नंबर्स प्लस माइनस 2000 इसी के आसपास में पिछले 2-3 दिन से रोम कर रहे हैं। लेकिन जो वैक्सीनेशन की ड्राइव है, मैं आज ही का आपको एक नंबर देता हूँ फैक्चुअल, वो है 4.3 million vaccinations have been done in just 24 hours. By and large, in the range of 2 million, 3 million, 4 million, ये पिछले कई हफ्तों से इस तरह से वैक्सीनेशन किया जा रहा है। सो इंडिया में सोसाइटी लेवल पे, गवर्नमेंट्स लेवल पर एक जंग, एक रेस सी चल रही है कि आप कितने लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीनेशन के जरिए कवर कर लीजिए और कितने लोग कोरोना वायरस से टच होते हैं और कितने लोगों को अफेक्ट होता है। ये रेस बहुत ही बुरी तरह से चल रही है। अनफॉर्चुनेटली जो नेचुरल एडवांटेज है वो वायरस गेट्स इट, बिकॉज वैक्सीन के फर्स्ट शॉट, सेकेंड शॉट के डिफरेंस में मिनिमम 45 डेज का आपको गैप लगेगा अंटिल योर बॉडी क्रिएट्स इम्यूनिटी। उन 45 डेज में आप कितने लोगों को इन्फेक्ट कर देंगे, ये एक बड़ा इशू है। सो इसका पॉलिटिकल, ये इंडिया में भी इसको ज्यादा पॉलिटिक्स मैंने देखा नहीं, मैंने सुना नहीं कि तो इसको लेकर कोई ज्यादा बहुत पॉलिटिक्स हो रही है। इसको लेके बाय एंड लार्ज, देखिए, कुछ एक एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। इंडिया सच अ लार्ज कंट्री, सो मच ऑफ डाइवर्सिटी, सो मेनी पॉलिटिकल पार्टीज विद सो मेनी डिफरेंट व्यूज, एक कुछ एक्सेप्शन हो सकता है। बाय एंड लार्ज इस पर पॉलिटिक्स मैंने नहीं देखी है, सस्टेन पॉलिटिक्स तो बिल्कुल भी नहीं देखी है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। People, governments, both the Congress governments in state, the center government led by BJP, there are non-Congress, non-BJP governments in multiple states. ये सब के सब बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली देखिए, ये जो स्टेट में नंबर ज्यादा बढ़ रहा है, अफेक्ट उसी स्टेट को ज्यादा करेगा इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि अस्पताल की एक लिमिट होती है, वो जब गिरने लगती है तो उसी स्टेट गवर्नमेंट को लोगों को आंसर देना है, क्योंकि उस स्टेट गवर्नमेंट को लोगों ने चुन के भेजा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं। सो इसको लेकर बाय एंड लार्ज इंडिया में पॉलिटिक्स, सस्टेन पॉलिटिक्स तो बिल्कुल नहीं हुई है।
लेकिन सेंसिटिविटी रही है. Yes, there have been lapses. Yes, there have been mistakes. Yes, there have been wrong assumption and actions, जिसकी वजह से नंबर बढ़े हैं. लेकिन अब उसके पिछले आप 5-6 दिन में देखेंगे तो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने लेवल पर वापस एक्शंस लेने शुरू कर दिए हैं. मुंबई, महाराष्ट्र में काफी जगह पर लॉकडाउन हो गया. दिल्ली में एज वी स्पीक अभी 1 घंटे बाद लॉकडाउन शुरू हो रहा है, रात को 10 बजे नाइट कर्फ्यू बेसिकली. सो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अपने एक्शन ले रही है. इसका बीजेपी या कांग्रेस से लेना देना नहीं है, और इंडिया में भी इसके बारे में कभी कोई खास मेजर सस्टेन्ड चर्चा नहीं हुई. लेकिन आशीष, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि ये किस तरह का लॉकडाउन है जो रात को 10 बजे शुरू हो रहा है. मतलब कोरोना ने नहीं आना 10 बजे के बाद कोरोना को रोका जा रहा है, और सुबह पूरा दिन जो है वो लॉकडाउन नहीं है. तो आपको क्या लगता है कि ये फुल लॉकडाउन होना चाहिए, या बस ठीक है कुछ आवर्स के लिए अगर बंद कर दें तो? See, Arzu, it will be always easier said than done. मैं आपके शो में बैठ के कुछ ये बोलूं कि नहीं लॉकडाउन लगा देना चाहिए, but I believe the system that includes everyone, police and the politicians and the bureaucrats, they are in a better position. मैं ये भी जानता हूँ और मैं देख चुका हूँ पिछले लॉकडाउन में. आप लॉकडाउन लगा दीजिए, कई लोग भूखे मर सकते हैं जो डेली वेजेस होते हैं. There are a lot of people जो रिक्शा नहीं चलाएंगे तो आज उनके बच्चे रात को खाना नहीं खाएंगे. So ये it's a very difficult call. आपकी जो इनिशियल क्वेश्चन था मैं उससे अग्री करता हूँ, और वो ये है कि क्या नाइट को 10 बजे के बाद कोरोना वायरस इनएक्टिव हो जाता है. ऐसा नहीं है, पर यस, टू अ सर्टेन एक्सटेंट इट डज कंट्रोल. फॉर एग्जांपल, आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम नाउ इन दिल्ली, बेस्ड इन दिल्ली, बट आई एम बेसिकली अ बॉम्बे बॉय. लेट मी टेल यू, बॉम्बे में तो 10 बजे के पहले 90% पॉपुलेशन का डिनर भी नहीं होता. 12 बजे के पहले बॉम्बे में अगर कोई सो जाए तो उसको बोलते हैं आप बहुत जल्दी सो जाते हैं. So Bombay is a city that is known for, Bombay, Pune, there are lots of cities जो रात को काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं. मैं आपको बता दूं कि मुंबई की जो लोकल ट्रेन है वो रात को 1 बजे लास्ट ट्रेन शुरू होती है, मतलब लास्ट ट्रेन, एंड इट अगेन बिगिंस एट 4 in the morning. So बहुत सारे ऐसे लोकल लेवल पे एक्टिविटीज होती हैं, बट आई डू अग्री विद यू कि इसे थोड़ा और ज्यादा स्ट्रेच करने की जरूरत है. लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप एक्शंस लिए जा रहे हैं. फॉर एग्जांपल, दिल्ली में 10 रात के 10 बजे से सुबह 8 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है. इनिशियली बॉम्बे में 10 से 8 था, फिर उसे उन्होंने एडवांस किया, फिर 8 बजे से रात को लगाना चालू किया, फिर देखा नंबर और कंट्रोल नहीं आया तो कई जगह पे 6 बजे से शुरू किया है. क्योंकि बहुत डिफिकल्ट कॉल है. आप वापस लॉकडाउन कर दें, बहुत से लोगों को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो जाती है. सो अल्टीमेटली देखिए, गवर्नमेंट्स कैन ओनली टेक एक्शन. इन दिस केस आई बिलीव गवर्नमेंट्स एंड पीपल, societies, they have equal stake and the responsibilities. हमें भी तो समझना पड़ेगा. आप गवर्नमेंट बोले ये कर्फ्यू लगा दो, वो लॉकडाउन लगा दो, ये करो, हम मास्क नहीं पहने, हम घूमते रहे, हमने छींकते रहे, हम खांसते रहे, हम चेकअप्स नहीं कराएं. सो ये तो लोगों पर है ना. ये I mean governments can only guide, can only suggest, or maybe at the max crack down, but that is the last step. मैंने लोगों को बहुत तकलीफ झेलते हुए देखा है. I'm sure आप लोगों को भी 1 साल पुराने वीडियो याद होंगे जब बहुत सिचुएशन खराब हो गई थी. लोग यहाँ से मतलब 1500 किलोमीटर अपने सर पे अपना बैग लेके मुंबई से, साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया पैदल चल के गए थे. लोगों के पैदल चल के कुछ लोगों की मौत हो गई थी. यहाँ तक बात हुई थी कि घर चले जाएंगे, अपने गांव चले जाएंगे, वहां पे अपने घर में रह लेंगे, खेत में से कुछ खा लेंगे. लेकिन वहां पर जब लॉकडाउन हो गया तो क्या करोगे. सो इंडिया, आप इसमें देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड. सो कोई चीज ट्रिगर हो जाए ना पेंडेमिक जैसी, उसे कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है. दूसरा, इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी हाईएस्ट है. इंडिया की पॉपुलेशन इटसेल्फ इज द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. सो एक बार स्प्रेड होनी शुरू हो जाए तो हम आज लॉकडाउन ले ले 6 तारीख अप्रैल को, तो उसका इफेक्ट दिखने में, कंट्रोल नहीं मैं कह रहा हूँ, इफेक्ट दिखने में आपको 10 से 15 दिन लग जाते हैं. सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट कॉल कि डेली वेजेस वर्कर्स का क्या होगा, बाकी लोगों का क्या होगा जो अभी तक पुराने शॉक से उभर नहीं पाए हैं. बहुत लोगों की उसी वजह से मौत हो जाती है. सो स्टेप बाय स्टेप, माइक्रो लेवल मैनेजमेंट, स्टेट लेवल, प्रोविंशियल लेवल, ये किया जा रहा है इंडिया में. लेकिन बाय एंड लार्ज जो थीम है वो ये मैंने आपको बताई कि वो रेस चल रही है कि कितने रैपिडली आप वैक्सीनेशन कीजिए, कितने लोग को कोरोना अफेक्ट करेगा. बिल्कुल ठीक. मैं यही चीज लेके मैं चीमा साहब आपकी तरफ जाती हूँ. वैसे तो दूसरा आपके लिए क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर आपको ऑप्शन दी जाए
कि रशियन वैक्सीन है, इंडियन वैक्सीन है, चाइनीज वैक्सीन है, आप तीनों में से कौन सी लगवाना पसंद करेंगे? भाई जिससे भी मुझे आराम आ जाए, बात खत्म। कैसे पता लगेगा आराम किससे आ रहा है? वो देखिए इंडियन वैक्सीन से आराम नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ। किससे आराम नहीं आएगा? इंडियन वैक्सीन से। मैं बड़ा वोकल रहा हूँ एंड आई हैव, अगले दिन मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने ये कहा कि आप इंडिया से वैक्सीन इंपोर्ट करें। इंडिया टुडे ने मेरी वो वीडियो डाउनलोड करके अपने, वो गौरव सावंत ने अपने चैनल में चला दी, इंडिया टुडे ने उसकी मेरी वीडियो चला दी और वो अपने उन्होंने डाउनलोड की उसको और उसने वो अपने कट्स बना के पता नहीं किस तरह उन्होंने किया, तो वो उन्होंने लगाया। देखिए जी, कंवर चीमा कह रहे थे कि इंडिया से वैक्सीन इंपोर्ट करनी चाहिए और मैं कह रहा हूं इसमें कौन सी बात है। देखें, एज लॉन्ग एज मैं तो इसका भी बड़ा क्रिटिसिज्म करता हूं, पाकिस्तान अपनी 90% वैक्सीन तो इंडिया से मंगवाता है, तो ये वैक्सीन इंडिया में मंगवाने में क्या मसला होगा? तो ये तो कोई बात नहीं है। और देखें, आपको इलाज करवाना है, आप और रेबीज की मेडिसिन मंगवाते हैं, बहुत कुछ मंगवाते हैं, और ये बैरियर्स नहीं रहने चाहिए भाई, ये बैरियर्स नहीं रहने चाहिए। और इंडिया को चाहिए कि वो जो कोविड के चक्कर में इन्होंने हमें मेडिसिन भेजनी है, जो भेजनी है वैक्सीन, वो भेजें। ये उसके ऊपर बैठ गए, ये वो वैक्सीन ही नहीं भेज रहे ममालिक को और कह रहे नहीं। इन्होंने क्या किया है कि कोवैक्स ने एक इंटरनेशनल अरेंजमेंट था, अच्छा उसमें यह है कि पूरी दुनिया को वैक्सीन जानी है। कोवैक्स के अरेंजमेंट में इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने लिए पहले रख ली है, खुद ही बना के खुद ही अपने लिए रख लिया और बाकियों को कह रहे तो अनुसी बात देने हैं। एक ही तरीका भाई। सो इसमें तो पूरी दुनिया जो है इंडिया को क्रिटिसाइज कर रही है कि आप अपनी वैक्सीन के ऊपर बैठ गए हैं। जरूरत आपको भी है, ये नहीं है कि जरूरत नहीं है, और जारी और इनका भी कोई कसूर नहीं है, वो सप्लाई चेन के मसले हैं, इनके पास सप्लाई नहीं आ रही। वो अमेरिकन जो कंपनी है, उन्होंने, अमेरिकन गवर्नमेंट ने 1950 का एक एक्ट है वो लागू कर दिया है कि जी क्योंकि पहले डोमेस्टिकली जरूरत है, तो वो जो आना था रॉ मटेरियल वो इंडिया नहीं पहुंचा। तो कुछ गलतियां इनकी भी हैं और कुछ इनकी मजबूरियां भी हैं, लेकिन वो वैक्सीन जो मेरे लिए और लोगों के लिए अच्छी है वो लगा लें। बिल्कुल ठीक। वैसे इसमें जी I'm sorry, मैं बहुत स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूँ फैक्चुअल पोजीशन पे कमर ने जो 2-3 बातें बोली है। देखिए कमर, आपको एस्ट्राजेनेका जो कि इंडियन वैक्सीन है, पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वैक्सीन की विच इज कॉल्ड गावी, उसके थ्रू मिल रही है। दूसरी बात, ये कहना कि आप इंटर कंट्री लेवल पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो वो तो आपको रिक्वेस्ट भेजनी होगी। अभी आप लेकिन शुगर और कॉटन की रिक्वेस्ट करके फिर यूटर्न मार जा रहे हो, तो फिर पेंडेमिक वाली वैक्सीन वाली रिक्वेस्ट आप तो खरीदनी होगी ना, आपको रिक्वेस्ट करनी होगी। आप अगर नई इंडियन गवर्नमेंट को करना चाहते हैं, उन कंपनीज को डायरेक्टली कर लीजिए, पर गावी के थ्रू जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान को ऑलरेडी मेड इन इंडिया वैक्सीन मिल रही है। दूसरी बात, आपका ये कहना कि इंडियंस ने वैक्सीन रख ली है, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर क्रिटिसिज्म हो रहा था इंडियन गवर्नमेंट का। हमने तो, मैं आई कवर फॉरेन अफेयर्स, और पिछले 1 महीने में जहां जहां पर इंडियन एम्बेसडर्स और इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने वैक्सीन भेजी है ना, उन कंट्रीज के नाम भी मैं नहीं सुना था, क्योंकि मैं 10-12 साल से फॉरेन अफेयर्स कर रहा हूँ। उन कंट्रीज को, कैरिबियन कंट्रीज को भेजी है जिसकी टोटल पॉपुलेशन 72,000 है। वो एक वैक्सीन का डब्बा लेने के लिए वहां के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट आ गए। तो ये कहना कि इंडिया ने वैक्सीन दबा के रख ली यहाँ पे, मैं आपको, देखिए 3 महीना हो गया, हम 4th मंथ में, आपको, आपके ऑडियंस को मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेट्स गो बाय फैक्ट्स। जनवरी में हमारे यहाँ वैक्सीनेशन शुरू हुई, मिड जनवरी में। वी आर इन दी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, टुवर्ड्स द एंड ऑफ फर्स्ट वीक, ऑलमोस्ट 3 महीने कंप्लीट हो गए। हमारे टोटल वैक्सीनेशन कितने हुए? ओनली 8 करोड़, एंड दैट डज नॉट इंक्लूड डबल शॉट्स। ओनली 8 करोड़ हुए हैं, हमारी पॉपुलेशन 130 है। अगर हम दबा के बैठे होते तो 3 महीने में खाली 8 करोड़ थोड़ी ना वैक्सीन लगती। हम दबा के बैठे होते तो 72,000 पॉपुलेशन वाली कंट्री को थोड़ी नहीं जाती। जहां तक रही बात कि पाकिस्तान को मिलनी चाहिए, किस कंट्री को मिलनी चाहिए, वो तो या तो कंट्री गावी के थ्रू ले ले, या तो कंट्री उस प्राइवेट कंपनी को ले, फाइजर से किसी से बात कर ले, किसी से भारत बायोटेक से बात कर ले। दीज आर प्राइवेट कंपनी, सीरम इंस्टीट्यूट है, उनसे रिक्वेस्ट तो भेजे। आप मुझे बताइए, किसी पाकिस्तानी गवर्नमेंट मिनिस्टर ने कोई रिक्वेस्ट भेजी है क्या? आपने भेजी ही नहीं, ना कंपनी को भेजी, ना गवर्नमेंट को भेजी। हाउ कैन यू क्लेम कि हमें नहीं दी, हमें देनी चाहिए? आप भेजिए तो सही।
आप मांगिए तो सही, और जो नॉर्म है इंटरनेशनल गावी के थ्रू, उसके थ्रू तो आपको मिल ही रही है। लेकिन बिल्कुल आशीष जैसे कह रहे हैं चीमा साहब, आपने बात सुनी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन साथ ही मैं ये बात भी साथ ही जोड़ दूं चीमा साहब आपसे पूछने के लिए कि इमरान खान एज अ प्राइम मिनिस्टर जो है वो ऑर्डर करते हैं ट्रेड शुरू करने के लिए, शुगर लेंगे, कॉटन लेंगे, ये वो, और उसके बाद एज अ मिनिस्टर इमरान खान जो है जब प्राइम मिनिस्टर को भेजते तो मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती हूँ क्वेश्चन में, तो वो रिजेक्ट हो जाता है, मतलब इमरान खान अपने आप को ही मना कर देते हैं, मतलब ये एक अजीब सी बात है। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो पीस प्रोसेस शुरू हुआ है उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिसे कहते हैं स्टेट विद इन स्टेट, जो कि कुछ आर्टिकल्स भी आए, इंडिया में भी आए कुछ आर्टिकल्स, इस बारे में लिखा गया कि एक स्टेट तो बाजवा साहब है, एक इमरान खान साहब है, लेकिन एक स्टेट और है जो कि हमें नजर नहीं आती है सच, लेकिन ये कि वो इंडिया और पाकिस्तान में पीस प्रोसेस नहीं चलने देते, वो कोई ऐसी बात नहीं होने देते जिससे झगड़ा खत्म हो और लोग आराम से रहें, वरना इमरान खान खुद ही ऑर्डर करते हैं, खुद ही अपने लेटर को रिजेक्ट कर देते हैं, मतलब ये किस किस्म का मजाक चल रहा है? देखिए, पहली तो बात है, पाकिस्तान में एक ही स्टेट है और वो रियासत पाकिस्तान है, और ये इंडियन प्रोपेगेंडा है, जारी बात है ये करना कि जी बाजवा साहब जो हैं वो स्टेट इन स्टेट हैं। हर मुल्क के अंदर फौज का एक रोल होता है, इंडिया में भी है, अमेरिका में भी है, हमारे यहाँ भी है, हमारे यहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोल रहा है, तो लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। सो मैं समझता हूँ कि एक तो ये चीज हो गई। दूसरी बात, जो इमरान खान साहब वाली बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन को खत्म करें। और देखिए, लीडर जो होता है ना, लीडर वो अवाम के प्रेशर में नहीं आता, वो अपना फैसला करता है, वो फैसला करता है और सुना देता है। मैं एक बात बताऊं आपको आरजू, मैंने इस पर सोचा कि क्या चक्कर क्या है। चक्कर ये है कि ये जितने सियासतदान है ना, ये अपने छोटे छोटे गोल्स के लिए, छोटे छोटे मकासद के लिए ये अवाम को इतना ज्यादा रेडिकलाइज कर देते हैं। जैसे अभी फॉरेन मिनिस्टर साहब दोनों गए हुए थे उधर, तो वो हमारी एक कुलीग है, दोस्त हैं हमारी, मेरी कोर्स में हुआ करती थी, मोना खान, उन्होंने इंडिपेंडेंट उर्दू के लिए वो गई थी, ताजिकिस्तान गई थी, उन्होंने एक इंडियन डिप्लोमेट का इंटरव्यू किया, उन्होंने छापा है वो विदाउट नेमिंग हिम, और उन्होंने कहा कि ये मुलाकात इसलिए नहीं हो रही कि ये जो टीवी है ना, इन्होंने टाकरे दिखा दिखा के ना जो हाल कर दिया है सियासतदानों का, अब ये बेचारे एक दूसरे के सामने हाथ भी नहीं मिला सकते। सो पहले ये खुद रेडिकलाइजेशन करते हैं, डिस्कोर्स रेडिकलाइज करते हैं, बाद में फिर ये इस काबिल ही नहीं रहते कि वो बात भी कर सकें। इमरान खान का भी यही कसूर है, उन्होंने भी, मुझे याद है जिस दिन इलेक्शन था 2018 को, आई फॉरगॉट द डेट, आई थिंक 25 जुलाई को, इमरान खान साहब वोट डाल के आए और बाहर का आके कहा, नवाज शरीफ तू मोदी का यार है, तू फलाना है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अच्छा, आज जैसे ही हुकूमत बदली, ठीक है, साथ ही पैगाम भेज दिया भारत में, जी आई एम द प्राइम मिनिस्टर और मैं ये वो। देखो भाई, आप, मुझे पता है, हमें सबको पता है आपने इलेक्शन लड़ने हैं, पर ये ना करो जिससे अवाम का नुकसान हो, आपकी अवाम का नुकसान होता है, अवाम को, मुल्कों का नुकसान होता है। आपका क्या है, आपने तो आए चले गए यार, आप लोग अमीर लोग हैं, आपका क्या मसला प्रॉब्लम है, आपको क्या फर्क पड़ता है भारत से डायलॉग हो या ना हो, अवाम का सोचते हैं अवाम क्या करती है। और इमरान खान साहब लीडर हैं, नवाज शरीफ साहब, पीपल्स पार्टी में जितने लोग हैं, ये लीडरशिप है, लीडरशिप को आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, इनको होस्टेज नहीं बनना। और भारत से यहां तो होना कि आप दूसरी 2019 में हमने आरजू जब ट्रेड बंद की तो $2 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड हो रही थी, ठीक है, इतनी हो रही है, हालांकि हमारी कैपेसिटी भारत और पाकिस्तान की $35 बिलियन की है, हम इतनी ट्रेड कर सकते हैं अगर प्रॉपरली खोल दें, लेकिन हम कितनी, $2 बिलियन। अच्छा, जैसे ट्रेड ऑफ की, 6 दिन बाद पता चला हो ये भारत से रेबीज की मेडिसिन आती थी, अब क्या करेंगे, चलो दोबारा ट्रेड खोल लेते हैं। तो मतलब मुमालिक ऐसे तो नहीं चलती, आपकी डिपेंडेंस है, आपकी ये इंटरकनेक्टेडनेस है, इसको हम बोलते हैं पॉलिटिक्स की लैंग्वेज में कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। ये प्रॉपर एक थ्योरी है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की कि किस तरह, जिस तरह वो कॉबवेब नहीं होता, जो आप मकड़ी का जाला होता है, ये मकड़ी के जाले की तरह दुनिया आपस में एक दूसरे की इस तरह फंसी हुई है। सो ये आप एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, हम भी भारत के ऊपर डिपेंडेंट है, और हमें भी इस तरह का माहौल पैदा करना चाहिए कि भारत हम पे डिपेंडेंट हो, ताकि ये कहा जाता है कि जितनी ज्यादा ट्रेड होगी, बिजनेस होगा, ममालिक जब अवाम डिपेंडेंट हो जाएगी
तो जो लीडरशिप होती है वो किसी किस्म का रेडिकल फैसला या कुछ जंगो जदल इधर नहीं जा सकती। सो इमरान खान साहब, लीड फ्रॉम द फ्रंट। इंडिया से अगर बाकी चीजें आ रही हैं तो ये भी चीजें आने दें, लेकिन अगर आप इस तरह अपनी इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी में बैठ के कह दें कि नहीं हाँ ठीक है ये जरूरी है, ट्रेड होनी चाहिए, हमें इसका बड़ा फायदा है, और बाहर निकल के कहें नहीं मैं एज ए वजीर आज़म इसको रिजेक्ट करता हूँ, तो ये कंफ्यूजन है ये। और क्या है मतलब यार बस करो, मतलब चीमा साहब हम भारत से हमने शुगर की भी बात की, कॉटन की भी बात की, और चीजों की भी आप बता रहे हैं जैसे मेडिसिन है, सभी कुछ है। हम भारत को क्या ऑफर कर रहे हैं? पहले आम करते थे, अब आम के दरख्त भी काट दिए हमने। तो अब आप कोई चीज बताएं ना कि भारत को हम क्या ऑफर कर रहे हैं, हम यहाँ से क्या चीज भारत भेज सकते हैं, वो क्या हमसे मांगेंगे, क्या चीज हम उन्हें इसी तरीके से एक्सचेंज कर सकते हैं अगर हम वहां से कुछ ले रहे हैं तो? देखिए पहली बात तो ये है फुटबॉल मत कहिएगा प्लीज, हैं क्या ना करो, फुटबॉल मत बोलिए। नहीं फुटबॉल क्यों ना बोलूं, फुटबॉल क्यों ना बोलूं भाई। फुटबॉल फीफा पाकिस्तान का फुटबॉल इस्तेमाल करता है अपने वर्ल्ड कप में, आप कह रही है बात ही ना करें, क्यों ना बात करें। आपकी सबसे अच्छी क्यों फुटबॉल, क्यों जी ये क्यों, फुटबॉल तो जरूर कहना है, फुटबॉल बिल्कुल कहना है। फुटबॉल तो हम तो फुटबॉल एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट क्वालिटी फुटबॉल बनता है पाकिस्तान में, और फीफा इसमें हम वर्ल्ड कप होते हैं। आप जो है देखें ये आप जो है ना वो ये आगे फुटबॉल के अलावा कुछ बता दें सर, फुटबॉल से आगे चल के बता बर लिया मैंने फुटबॉल। सियालकोट बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है, और ज्यादा हम तो किक मारे तो इंडिया फुटबॉल पहुंच जाता है। तो ये जो चीज है ना, ये चीज करने की बहुत कुछ किया जा सकता है, एग्रीकल्चरली बहुत कुछ किया जा सकता है। देखिए मुझे इतना पता है कि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो इस वक्त कोई इतनी लंबी चढ़ी कंपटीशन नहीं कर सकती डिजिटल ममालिक का। देखिए चाइना के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन हम कितनी चीजें एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम उतनी सस्ती बना ही नहीं सकते, तो एक्सपोर्ट क्या करना है। दूसरा ये है कि अब तुर्की के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन ट्रेड कोई नहीं हो रही। सो इट मीन्स कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे को बहुत ज्यादा सीरियस कैपेसिटी इश्यूज हैं, जो थोड़ी बहुत ट्रेड हो रही है। अगले दिन मैं पाकिस्तान के होने वाले फाइनेंस मिनिस्टर को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जितने भी पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज हैं ये सारी फैमिली इंटरप्राइजेज हैं, और ये फैमिली इंटरप्राइजेज क्या कर रही हैं कि एक फैमिली में जब उसके 4 बच्चे होते हैं वो तकसीम हो जाती है, तो बजाय इसके कि आप इंडस्ट्री को ऑटोनोमस बनाए, आप इंडस्ट्री को तकसीम कर देते हैं। तो वो उस तरह एक प्रॉपर अदारा नहीं बनाते, हम इंडस्ट्रीज को अदारे नहीं बनाते कि वो अपनी मर्जी से चलें। सो मेरा ख्याल ये है कि जो काम करने के, अब मुझे लिस्ट तो नहीं पता वो क्या है जो हम भारत को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हम कर सकेंगे। सिर्फ ये चीज है, अब $2 बिलियन की ट्रेड तो होती थी हमारी ऑलरेडी, और अब मुझे जो है वो अगर $2 बिलियन दोबारा खोल दें तो इससे ज्यादा पोटेंशियल मौजूद है। सो लेट्स होप, और फुटबॉल जरूर भेजना है। बिल्कुल नहीं। और अभी सिर्फ फुटबॉल ही याद आ रहा है हम दोनों को, पाकिस्तानियों को। आशीष आपसे एक चीज मुझे पता करनी है कि 2 दिन पहले जो है वो छत्तीसगढ़ में एक हमला हुआ है, आई थिंक मैं सही नाम ले रही हूँ, और वहां पे 22 फौजी जो हैं वो मारे गए हैं। और इसी तरह से हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ तहरीक जो है वो चल रही है इंडिया में हर जगह। 40 से 50% अगर हम देखें तो ये कुछ ना कुछ चल ही रहा है, चाहे वो कश्मीर का हो चाहे कुछ हो। तो आपको क्या लग रहा है कि आपके यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो हैंडल नहीं कर पा रही है, या डेमोक्रेसी फेल हो गई है? ये सब कुछ क्यों है, ये मैनेज क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए जो आप इशू की बात कर रहे हैं उसमें 2 चीजें मैं बिफोर आंसर मैं आपके व्यूअर्स को मैं बहुत क्लियर कर दूं। ये पहली बात तो ये मिलिट्री नहीं है, ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है, सीएपीएफ, which is basically the Central Reserve Police Force as well. So इसका military से कोई connection नहीं है, और in the same way obviously you can't connect it to what's happening at the LOC or LAC. This is internal. और ये काफी कुछ political ideology और extreme violent political ideology होती है जिसे नक्सल्स कहते हैं इंडिया में। So ये एक पहले 15-20 साल पहले तक काफी ज्यादा थी, इनफैक्ट 10 साल तक भी काफी कुछ थी,
लेकिन अंडर लास्ट गवर्नमेंट एज वेल काफी कुछ कंट्रोल में आया। यूपीए गवर्नमेंट की बात करो, कांग्रेस गवर्नमेंट की, जब मनमोहन सिंह थे उसमें भी काफी कुछ कंट्रोल में आया, लेकिन अभी मोदी गवर्नमेंट के उसमें इसमें ज्यादा कंट्रोल में आया। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अभी मैं खुद भी अगर याद करने की कोशिश करूँ कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम कि इंडिया में इंटरनली नक्सल अटैक इतना बड़ा हुआ है, आई डोंट रिमेम्बर, इट हैज नॉट हैपेंड इन द रीसेंट पास्ट। सो ये एक इशू है, और मनमोहन सिंह को मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगा, जिन्होंने कहा था कि इंडिया का इंटरनल सिक्योरिटी में सबसे बड़ा इशू है वो है नक्सलिज्म। इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, ये किसी एक गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है कि मोदी सरकार हो या फिर मनमोहन की सरकार हो या फिर कांग्रेस हो या बीजेपी, कोई अलायंस की वो एक 4-5 साल में कोई पूरी तरह से बदल देगा, ये होगा नहीं, बिकॉज इसमें बहुत एस्पेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल जो नक्सल्स है ना, दीज आर बेसिकली प्राइमरीली ट्राइब्स लिविंग इन जंगल्स, तो वो गुरिल्ला वॉरफेयर करते हैं, और इसीलिए एक बड़ा इशू होता है कि आपको उसमें सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इन सभी एस्पेक्ट्स में और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन सभी में आपको एक साथ में काम करना पड़ता है। क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स है, मैं खुद उस एरिया में रहा हूँ। अभी तो जो मेन रेड बेल्ट जिसे इंडिया में कहते हैं, दी रेड टेरर एंड द नक्सलिज्म, दंतेवाड़ा, बस्तर, ये 2-3 मेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं। पहले इंडिया में स्टेट लेवल पे बहुत ज्यादा थे, स्प्रेड थे, लेकिन अब कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में रह गए हैं। बट यस, ये जो लास्ट एपिसोड की आप बात कर रहे हैं जो 3 दिन पहले हुआ, ये मोर ऑफ अ टेक्टिकल एंड द लोकल लेवल ऑपरेशनल इशू हो गया, जिसमें 22 हमारे सीएपीएफ के जवान उन्होंने अपनी लाइफ लूज कर दी। वो एक ऑपरेशनल लेवल पे, टैक्टिकल लेवल पे they could have performed better, but yes, it's a part of investigation. But इसे ये समझना कि ये कोई thematic problem है in terms of violence और in terms of इतनी बड़ी issue की इंडियन गवर्नमेंट का constant attention यहाँ पे रहे या फिर स्टेट गवर्नमेंट का भी रहे, ये मुझे नहीं लगता। ये शायद 10-15 साल पहले था, अभी it continues to remain an internal security problem, but not as big a problem। बाकी सब आप छोड़ छाड़ के बस इसी पे ध्यान दीजिए। ये लास्ट एपिसोड बट सर्टनली हैज गिवन अस एन अपॉर्चुनिटी कि आप उससे रीथिंक कीजिए कि क्या ये इतना बड़ा नहीं रहा, ये जो नक्सलिज्म इशू है। इसके होते हैं इश्यूज क्योंकि पॉलिटिकल बहुत सपोर्ट मिलता है, एट द सेम टाइम इकोनॉमिक सपोर्ट बहुत मिलता है। तो ये एक एस्पेक्ट्स हैं जो बेसिकली लेफ्ट एक्सट्रीम वायलेंट ग्रुप्स हैं, तो वो कभी कभार एक्शन करते हैं, तो इस तरह की चीजें हो जाती हैं। पर ये थीमेटिक और लॉन्ग टर्म और डीप प्रॉब्लम अभी तो मुझे नहीं लग रही है। होम मिनिस्टर अमित शाह गए थे आज ही, कल ही देख के आए हैं वहां पर क्या कुछ रॉन्ग हो गया। इट अपीयर्स मोर लाइक अ लोकल टैक्टिकल ऑपरेशनल इशू। वैसे ये पहली बार देखा है आशीष, आपको क्या लग रहा है कि इस दफा पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, वरना भारत में कुछ भी हो जाए तो फौरन पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट कह दी जाती है? नहीं, आई मीन जोक्स अपार्ट आरतू, बट आई थिंक आपके व्यूअर्स को मैं बताऊं, ये जो इशू होता है नक्सल वाला, इसमें कोई पाकिस्तान का लेना पहले भी नहीं बोला जाता था। नक्सलिज्म इज ऑलटुगेदर डिफरेंट इशू। जैसे मैंने बोला ट्राइबल कम्युनिटीज का, ट्राइबल एरियाज का लोकलाइज जंगल वॉरफेयर वाला इशू है, और उसके सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इश्यूज है। पहले भी नक्सल अटैक्स में पाकिस्तान का नाम नहीं आया है। I don't know which attack you're referring to. Naxalism is different. It's in central India. It's not anywhere close to border. बहुत मेहरबानी है इनकी कि एक तो इन्होंने शुक्र है, एक तो वो मुसलमान नहीं है। अगर वो मुसलमान होते उनकी खैर नहीं थी, उन्होंने कहना इस्लामी दहशतगर्द। अगर वो मुसलमान होते तो सीधा सीधा इस्लामिक टेररिज्म, नक्सल इस्लामिक टेररिज्म, ये इनके लफ्ज होने थे। ठीक है, उनके साथ कमर हो सकता है उसमें कुछ मुसलमान भी हो, कुछ सिख भी हो, क्रिश्चियन भी हो, हिंदू भी होंगे, वो जरूर होंगे। वो आपको नहीं, हो सकते हैं, वो जो एक आधा बंदा कहीं छुपा होगा वो आपको अभी तक नहीं मिला, पर जैसे ही वो मिला ये हो जाएगी नक्सल इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इस्लाम लेकिन जंगलों में भी फैल गया है। इन्होंने कहना चाहिए इस्लाम भारत के जंगलों में भी फैल गया, और ये जो रेड कॉरिडोर है इसमें इस्लाम ने अपने झंडे गाड़ लिए हैं और इस्लाम मिडल ईस्ट से चला। ये देखें, ये पाकिस्तान से भी कनेक्शन इनका मिलता है। और ये हमें पाकिस्तान से इस पे प्रोटेस्ट करना चाहिए, ये करना चाहिए, और फिर वो मीडिया ने शुरू हो जाना था फाड़ लो पाकिस्तान।
और वो कैंपेन शुरू हो जानी थी। लेकिन जारी बात है ये हमारा तो मसला नहीं है, और जो इन्होंने मनमोहन सिंह का नाम लिया था ना, वही सबसे बड़ा मसला है। हमारा भी सबसे बड़ा मसला जो है ना वो इंटरनल है, वी शुड डील इट प्रॉपर्ली, और ही सेड राइटली। जी बिल्कुल बिल्कुल सही, लेकिन यही मैं भी हैरान हो रही थी कि पाकिस्तान कैसे नहीं है। लेकिन चीमा साहब, अभी इनके जो इलेक्शंस चल रहे हैं, बंगाल के इलेक्शंस जो चल रहे हैं भारत में, उसमें जो लीडर हैं ममता बनर्जी, उन्होंने कहा कि सारे मुसलमान जमा हो के उनकी पार्टी को वोट दें। आपको क्या लग रहा है कि भारत में जो मुसलमान हैं उनको एक वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है? देखिए जी, वो इसलिए उन्होंने कहा होगा क्योंकि वो बीजेपी का एक नारा है ना, और बीजेपी तो वैसे भी पता मुसलमानों से वोट नहीं मांगते। ये समझते हैं कि नहीं मुसलमानों से वोट मांगना इनकी इंसल्ट है, और इन्होंने कहाँ जाना है, इन्होंने हमें ही वोट देने हैं। तो इसलिए वो ममता बनर्जी ने ये बात की कि जरा ये है कि मुसलमानों को ये फील कराया जाए, क्योंकि कांग्रेस भी मुसलमानों को उस तरह कैश इन नहीं कर सकी, और बहुत सारे एरियाज में तो मुसलमान खुद ही डर के बीजेपी को वोट देते थे। उनको पता है इन्होंने जीत तो जाना ही है, तो क्यों ना इनको वोट दे के कल को जब हुकूमत में आएंगे तो कहेंगे हमने आपको वोट दिया, हमें मारिएगा ना। तो वो बेचारे मुसलमान तो जिनको कहते हैं ना पंजाबी डरे डरे बैठे रहते, कहते यार उसको वोट दें तब भी मारे जाएंगे, इसको वोट देंगे तब भी मारे जाएंगे। तो जो ममता साहबा कह रही हैं वो तो इस सेंस में कह रही हैं, तो मुसलमानों की बेचारों की तो कोई वहां पे इज्जत नहीं है वो। और मैंने कहा ना कि उनको तो वोट नहीं पूछते, ये बीजेपी वाले तो वोट नहीं पूछते गए, इनकी क्या है यार औकात है, इन्होंने कहाँ जाना है, हमें ही वोट देने हैं ना। सो एक तो ये फैक्टर हो गया। दूसरा, ममता बनर्जी जो है वो बड़ी तगड़ी लीडर है, और नरेंद्र मोदी साहब उनसे हल्का फुल्का डरते भी हैं कि यार ये जो खातून है ना ये मेरे लिए चैलेंज बन गई है। वो थोड़ी बुजुर्ग हो गई हैं, लेकिन शी इज वेरी एक्टिव एंड इफेक्टिव, एंड मीडिया पिक्स हर लॉट, मीडिया उनको बहुत ज्यादा फेवर करता है। तो उम्मीद है कि वो मुसलमानों को वो इज्जत देंगी जो मुसलमानों को इज्जत नहीं मिली भारत के अंदर, और मुसलमानों को वो जो खोया हुआ मुकाम है वो वापस मिलेगा, और उनको दहशतगर्द नहीं समझा जाएगा। सबसे ज्यादा तो पहले ये मुसलमानों को ये कहना बंद करें कि वो जिहादी हैं, वो दहशतगर्द हैं, वो टेररिस्ट हैं, ये लव जिहाद करते हैं। ये चीजें इनको, ममता बनर्जी को, कांग्रेस को और पढ़े लिखे लोगों को, पढ़ी लिखी सियासी जमातों को ये बंद करानी चाहिए। और उम्मीद है कि शायद बीजेपी जब ऑपोजिशन में जाएगी तो ये समझेगी अभी तो बीजेपी कहते हैं ना वादे घोड़े चढ़ी है। बिल्कुल ठीक। लास्ट में चीमा साहब, मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे शुरू करूंगी और फिर मैं आशीष से पूछूंगी। आपसे आखिरी सवाल ये कि आप मुझे ये बताइए कि वो कौन सी 3 चीजें हैं जो हम इंडिया से ले सकते हैं अगर हम ट्रेड शुरू करें, और कौन सी 4 चीजें हैं जो हम इंडिया को दे सकते हैं अगर हम ट्रेड शुरू करें? आप फुटबॉल लगा लें, उसके बाद 3 बता दें। चले देखिए जी, मैं पहली बात है इंडिया से जो मैं अगर कुछ करूं ना, तो मैं तो इंडियन बॉलीवुड का फैन हूं। मैं चाहता हूं कि वो कांटेक्ट उनसे बिल्ड होना चाहिए भाई। ये जो फिल्म इंडस्ट्री है ना, इसका कांटेक्ट इंडिया से बिल्ड होना चाहिए, और ये जरूर होना चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री ये बहुत बड़ी चीज है, और जैसे पाकिस्तानी वहां गाने गाने जाते थे और बड़े अच्छे गाने गाते थे, और इंडियन वैसे भी अच्छी मूवीज बनाते हैं, तो एक तो वहां से इंडिया से ये चीज जरूर आनी चाहिए। दूसरा ये है कि मैं जो चाहता हूं कि इंडियन अवाम पाकिस्तान आए। बहुत सारे लोग इंडियंस जो हैं वो कांटेक्ट करते हैं और वो कहते हैं कि जी वो फलां एरिया हमारा है, हम वहां आना चाहते हैं, तो उनके अंदर वो एक बड़ी तड़प है। तो मैं चाहता हूं कि वहां से लोग पाकिस्तान आए और एक खुली छुट्टी हो, जहां मर्जी वो पाकिस्तान में घूमे फिरें। इनको ये ना हो कि एक बेचारा इंडियन पाकिस्तान आ जाए तो सुबह जाके तो थाने में दर्ज कराना पड़े जी मैं इधर इस शहर में रहता हूँ, और पाकिस्तानी इंडिया में जाए तो उसको भी शाम को जो सुबह जो है ना थाने में जाके दर्ज कराना पड़े जी मैं दिल्ली में हूँ इस वक्त और मुंबई नहीं गया इस वक्त। तो ये मेरा ख्याल है कि पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट ज्यादा बढ़ना चाहिए। और दूसरी चीज मैं चाहूंगा कि इंडियन मीडिया पाकिस्तान आए और पाकिस्तानी मीडिया भी वहां जाए। ये दोनों मीडिया का रुक जाना भी जो है ना, एक रैशनल रिपोर्टिंग नहीं हो पा रही। अदरवाइज जो है वो स्टूडेंट एक्सचेंज होना चाहिए। स्टूडेंट एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स वाकई सीखना चाहते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है, लेकिन जितनी वहां पे इस वक्त जो नफरत फैलाई जा रही है पाकिस्तान के बारे में, एंड सेम इज हियर, मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ पाकिस्तान में कोई बड़े फूल फेंके जाते हैं, नफरत वहां भी है, नफरत यहाँ भी है। इसको नफरत को भी बंद किया जाए, और बीच में अगर देख रहे हैं जो भी एक्सपोर्ट हो सकता है इम्पोर्ट हो सकता है, जो लोग जाएंगे वो देख के वहां से ले आएंगे और यहाँ वाले उधर जाएंगे।
आसान सा काम, लोग जाएंगे तो आशीष, आपको लग रहा है कि पीस प्रोसेस आगे बढ़ेगा? लास्ट क्वेश्चन आपसे। मैं बिफोर आंसर क्वेश्चन आदू, कमर ने बहुत इजी नरेशन वाइज एक्सप्लेन किया आपके व्यूअर्स को, पर वो जो ममता बनर्जी और वेस्ट बंगाल इलेक्शन वाली बात है वो ऐसा नहीं, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ। ममता बनर्जी ने कहा है क्योंकि मुस्लिम वोट्स टू कम टुगेदर बिकॉज वो असदुद्दीन ओवैसी हैं, ही इज वन ऑफ द बिग मुस्लिम फेसेस, पॉलिटिकल फेसेस इन इंडिया। उनकी AIMIM पार्टी है जो ममता बनर्जी को सबसे ज्यादा चैलेंज करी, तो ममता बनर्जी को लगता है कि वो वोट मुस्लिम वोट बैंक है जो वो डिवाइड हो जाएगा, इसलिए उन्होंने कहा था। और मैं आपको एक बहुत क्विकली कहना चाहूंगा, देखिए इंडिया में ना 20% पॉपुलेशन रफली मैं बात कर रहा हूँ मुस्लिम है। दो सक्सेसिव क्लियर मेजॉरिटी गवर्नमेंट जो कि इंडिया ने शायद पिछले कई डेकेड्स में नहीं देखी है, नहीं आ सकती थी बीजेपी को अगर मुस्लिम वोट नहीं करते। तो ये अज्यूम करना, आप बीजेपी को छोड़िए, योगी आदित्यनाथ जिनको आप बहुत सैफरन और RSS टाइप वाला बहुत कट्टर और बहुत एक्सट्रीम फेस बताते हैं, यूपी में भी मुस्लिम पॉपुलेशन इज 20% और योगी वहां के चीफ मिनिस्टर हैं। ह्यूज लैंडस्लाइड विक्ट्री बाय द बीजेपी इन उत्तर प्रदेश विच इज इंडियाज बिगेस्ट स्टेट। तो मैं एग्जांपल देके, जो आपने इजी नरेशन कर दिया कि वो बीजेपी मुस्लिम से वोट नहीं मांगती है नहीं मांगती, वो बीजेपी जाने, पर ये पॉसिबल नहीं होता। अगर मुस्लिम्स वोट ना करें तो मोदी प्राइम मिनिस्टर 2 बार बैक टू बैक नहीं बनते क्लियर मेजोरिटी के साथ में, और इंडिया के सबसे बड़े स्टेट में योगी जैसे सैफरन फेस जो कि हिंदुत्व का बहुत बड़ा चेहरा है, वो भी चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाते। दैट अपार्ट, आंसरिंग योर क्वेश्चन अर्जू की पीस प्रोसेस आई डोंट सी इतनी जल्दी होगा। वो इसलिए क्योंकि अब आप देखिए, जैसे कि शुगर और कॉटन वाली बात हुई, आपने कहा कि मांगा कहाँ, मुझे बताइए कहाँ इंडियन गवर्नमेंट को या ब्यूरोक्रेसी को या ये रिक्वेस्ट ऑफिशियली आई? ये तो इमरान खान द कॉमर्स मिनिस्टर ने सोचा और इमरान खान द प्राइम मिनिस्टर ने उसे रिजेक्ट कर दिया। आई कहाँ पे? सो इस तरह की कोई भी चीज आगे बढ़ाना मुझे लगता कि इमीडिएटली स्टार्ट होगा। और ध्यान दीजिएगा कि इंडियन पॉपुलेशन को अब बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा, ये जो शुगर और कॉटन वाला इशू निकला, इंडियन गवर्नमेंट से रिएक्शन भी नहीं आया, उसी के पहले ही पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट ने डिसाइड कर लिया कि नहीं लेना भाई। अरे वेट तो कर लिए होते, इंडियन गवर्नमेंट अपने फीलर्स भेजे थे, मीडिया में रिपोर्ट्स आई थी, वेट तो कर लिए होते कि इंडियन गवर्नमेंट को देना है कि नहीं देना है, एक्सपोर्ट खोलना है कि नहीं खोलना है, वापस मोस्ट फेवर्ड नेशन जो WTO के नॉर्म्स हैं उसको रिस्टोर करना है नहीं करना है। अब इंडिया को फर्क भी नहीं पड़ता इकोनॉमिकली। व्हाट अ कोइंसिडेंस। अभी आरजू आपके शो रिकॉर्डिंग से 1 घंटा पहले IMF which is one of the biggest international economic organization, the International Monetary Fund, जिससे पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा लोन लिया है, IMF ने अभी आधे 1 घंटे पहले आपके शो शुरू होने के इंडिया को इतना हैंडसम प्रॉमिसिंग ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शन बोला है 12.5 in the coming financial year. 12.5. We are not a small country. We are not a small economy. We are one of the largest economies in the world. Our largest economy, one of the largest economies, 12.5% economic growth. It is like a dream for any Indian who's interested in economy or Indian society or politics. 12.5 is a huge percentage per annum growth for the not for 10 years. Just अभी ये जो फाइनेंशियल स्टार्ट हुआ है, तो इंडिया में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इंडिया में। लेकिन एक चीज को पॉपुलेशन लेवल पे मुझे लग रहा है कि वो घर कर गई है, अंदर अब्जॉर्ब हो गई है कि FATF वाली जो बात है, जो बाकी एस्पेक्ट्स हाईलाइट हुए हैं टेररिज्म रिलेटेड, वो अब इंडियंस को समझ में आ गया कि ये खाली इंडिया थोड़ी बोल रहा है, ये खाली इंडिया की प्रॉब्लम थोड़ी है, ये तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सब कह रहे हैं। और आज से नहीं कह रहे हैं, 3-4 साल से कंटिन्यूसली कह रहे हैं, और फिर भी पाकिस्तान उससे बाहर नहीं आ पा रहा है ग्रे लिस्ट से। सो देयर मस्ट बी समथिंग। देखिए 1-2 बार FATF आया था तो ये आम आवाम को ये FATF के कॉम्प्लेक्शंस और कॉम्प्लेक्सिटीज और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स समझ में नहीं आती। लेकिन जब आप देख रहे हैं 3-4 साल से यार US की प्रेसिडेंसी में भी नहीं निकल पा रहे हैं, चाइना की प्रेसिडेंसी में भी नहीं निकल पा रहे हैं, तो इट मीन्स कुछ तो होगा। भले ही शायद ज्यादा आपको लग रहा हो कि नहीं एम्पलीफाई किया जा रहा है, थोड़े बहुत ही इश्यूज हैं, पर होंगे और वो इश्यूज कंसिस्टेंट हैं। तो ये इंटरनेशनल इशू हो गया, तो मुझे नहीं लगता कि इमीडिएटली कोई पीस प्रोसेस इंडिया की तरफ से स्टार्ट होगा। बाकी अवाम में
yes, there is always a wish कि हम भी चाहेंगे कि as a journalist I visit पाकिस्तान, आप भी चाहेंगे कि यहाँ पर इंडिया है, बहुत सारे लोग हैं, हमारे रिलीजियस कनेक्ट्स बहुत कॉमन भी हैं in terms of for example करतारपुर है, बहुत सारे एंसेस्ट्रल कनेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं प्री इंडिपेंडेंस वाले, वो लोग बहुत चाहते हैं, होना भी चाहिए पीपल टू पीपल और कल्चरल कनेक्ट को लेकर, लेकिन पीस प्रोसेस इकोनॉमी में किसी तरह का बेटर इंप्रूवमेंट होना मुझे इमीडिएट फ्यूचर में दिखाई नहीं देता है. यस, देयर आर गुड साइंस कि एटलीस्ट एलओसी शांत है, एलओसी में डीजीएमओ लेवल पे बात हुई, कोई सीजफायर वायलेशन नहीं हो रहा है, खून नहीं बह रहा है, अच्छी बात है, जाने नहीं जा रही है, अच्छी बात है. इसको ऐसे 2-4 और स्टेप अगर हम कंसिस्टेंसी वाइज कर पाए, देन ओनली आई सी की पीस प्रोसेस एक सब्सटैंशियल स्टेज पर प्रोडक्टिव लेवल पर पहुंचेगा. अदरवाइज आई डोंट सी दैट हैपनिंग इन अ ग्रैंड मैनर, इन अ सब्सटैंशियल मैनर इन द इमीडिएट फ्यूचर. एक क्विक बात आरजू, मुझे ऐसा लगता है कि अवाम वाली बात को जो अवाम फील करती है कि यार शुगर इंडिया से ले क्यों नहीं लेते, वैक्सीन इंडिया से ले क्यों नहीं लेते, आप एक बार मांग के तो देखिए. अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने लेटर में मांगा, इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं दिया, तब आप देखिए फिर इंडियन गवर्नमेंट पे प्रेशर होगा ना. पाकिस्तानी इंडियन प्राइम मिनिस्टर अभी बांग्लादेश गए थे, शेख हसीना को पूरा वैक्सीन का डब्बा 12 लाख 1.2 बिलियन का दे के आए हैं. सो आप इंडियन गवर्नमेंट से मांग, आप वहां पे इतने ज्यादा अपने इमेज में हाईजैक्ट है कि मांगना ही नहीं है, बोलना ही नहीं है, रिक्वेस्ट ही नहीं करनी है. अब ये हाईजैक्ट है या फिर शर्म है मुझे नहीं पता, बट आई बिलीव आवाम की चिंता सरकार कर नहीं पा रही है कि चाहे वो शुगर हो, कॉटन हो या फिर वैक्सीन. चाइना वाला वैक्सीन लगा के खुद प्राइम मिनिस्टर पॉजिटिव हो जा रहा है, लेकिन इंडियन वैक्सीन को लेकर एक रिक्वेस्ट भी नहीं कर रहे हैं. दुनिया भर का चीजें लिख रहे हैं, लेकिन लेटर में वैक्सीनेशन वाली चीजें लिख रहे हैं कि मोदी साहब जरा इधर भी भेज देना, हम चाहिए तो पैसे दे देंगे, भेज तो देंगे, व्हाई नॉट, व्हाट्स द इशू. बट वो लिख नहीं जा रही है, शर्म है या फिर बेशर्मी मुझे नहीं पता. आवाम की चिंता नहीं है, ये समझ में आ रहा है. नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वही बात है कि पीस प्रोसेस जो है वो चाहे हल्के हल्के ही आगे बढ़े, स्लो स्पीड है, लेकिन ये कि कहीं से एटलीस्ट शुरू तो हुआ है, ये चीज को तो हमें जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए. अब चाहे इसमें जितना मर्जी टाइम लगे और कुछ हो, लेकिन कम से कम स्टार्ट तो, वरना तो किस किस्म के स्टेटमेंट्स दोनों तरफ से जा रही थी, बहुत एम्बैरेसिंग थी. लेकिन अब ये कि वो चीज तो रुक गई है, चाहे वो ट्विटर पर हो, चाहे वो आम कोई किसी किस्म का स्टेटमेंट आ रहा हो हमारी गवर्नमेंट से या आपकी गवर्नमेंट से, वो सारी चीजें तो रुक गई हैं. तो होपफुली कि आगे भी बेहतर ही होगा. बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप लोग आए और आपने ज्वाइन किया. बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू.